नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार ने पेंशनर्स को दिया तगड़ा झटका, एडवांस के बदले रिकवरी के दिए आदेश। हरियाणा में जल्द होगी टीचर के पदों पर भर्ती, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान आया सामने। हरियाणा में रेल यात्रियों की बढ़ने वाली है परेशानी, दिल्ली जाने वाली ये ट्रेनें रहेंगी रद्द, जानिए पूरी अपडेट। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी, 32,500 पदों पर होगी भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। ट्राई का नया आदेश, सिर्फ कॉल व SMS के लिए विशेष रिचार्ज जारी करें कंपनियां। हरियाणा के 22 गांवों की होगी कायाकल्प, महाग्राम में तब्दील होंगे, मिलेगी शहरों जैसी सुविधाएं। और हरियाणा सरकार ने कोसली हल्के को दी 6 परियोजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बरसात का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड के और प्रचंड तेवर देखने को मिलेंगे। 26 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी राज्यों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना बन रही है। इसके असर से शीत से गंभीर शीतलहर, कोहरा और ठंडे दिन की स्थिति देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में संपूर्ण उत्तरी भारत में हाड़ कपा देने वाले ठंड का सिलसिला देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो और 27 दिसंबर यानी आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धुंध के कारण गेहूं व अन्य फसलों को फायदा पहुंचेगा। वहीं 2 दिन पहले हुई बूंदाबांदी के बाद वातावरण में बड़ी नमी के चलते वीरवार सुबह ग्रामीण क्षेत्र में कोहरा छा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। वाहनों की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। वहीं ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित दिखाई दिया। सुबह ऊंचाहार एक्सप्रेस 4 घंटे, दादर एक्सप्रेस 2 घंटे 17 मिनट, पानीपत दिल्ली सवारी गाड़ी 0:44:50 1 घंटा, झेलम एक्सप्रेस 43 मिनट, पानीपत से दिल्ली सवारी गाड़ी 0:45:81 1 घंटा 50 मिनट और हिमाचल एक्सप्रेस 45 मिनट देरी से पहुंची। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती का पिटारा खोल दिया है। कई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती से प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने 72,000 से अधिक भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे अधिक भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए निकाली गई है। इसके अलावा ड्राइवर, कंडक्टर, पशुधन सहायक, वरिष्ठ अध्यापक और जेल प्रहरी के पदों पर यह भर्ती होने वाली है। पशुधन सहायक के लिए कुल 2041 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 31 जनवरी 2025 से लेकर 1 मार्च तक आवेदन किए जाएंगे। वहीं 2756 पदों पर ड्राइवर की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी 2025 से शुरू होकर 28 मार्च तक किए जा सकेंगे। सबसे अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 52,453 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 10वीं पास युवा शामिल हो सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2600 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 8 जनवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में सीनियर टीचर ग्रेड 2 के लिए सरकार ने 2129 पदों के लिए भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। वहीं 21 जनवरी 2025 तक किए जाएंगे। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन ने NHM के लिए 8,256 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी 2025 से शुरू होकर 19 मार्च 2025 तक किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने साल 2025 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कुल मिलाकर 159 दिनों की छुट्टियां तय की गई हैं, जिनमें 52 रविवार और शनिवार शामिल हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस लिहाज से अगले साल सरकारी दफ्तरों में साल के 365 दिन की जगह सिर्फ 206 दिन ही कामकाज हो सकेगा। सरकार की तरफ से जारी कैलेंडर में शनिवार रविवार मिलाकर 125 गजेटेड हॉलीडेज तय किए गए हैं। इसके अलावा 14 रिस्ट्रिक्टेड और 20 स्पेशल हॉलीडेज घोषित किए गए हैं। प्रदेश से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और संबंधित संस्थान इस कैलेंडर का पालन करेंगे। खास बात ये रहेगी कि इस बार 9 सरकारी छुट्टियों के दिन शनिवार व रविवार पड़ रहे हैं, जिनका अलग से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड के लिए एडवांस यानी कमिटेड वैल्यू की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं। ये वसूली किस्तों में होगी, जिसकी शुरुआत भी 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। ऐसे में इन पेंशनर्स को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी। आदेशानुसार पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को पेंशन के कमिटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। आपको यहाँ पर बता दें
कि क्या है ये पूरा मामला। जब भी कोई कर्मचारी या अधिकारी सरकारी नौकरी पर होता है तो उसके दो तरह के फंड काटे जाते हैं। इनमें एक कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ होता है तो दूसरा पेंशन के लिए फंड शामिल होता है। जब कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होता है तो ईपीएफ का वे पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से वह पेंशन फंड का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं, जिसे कमिटेड वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी यह रकम निकालता है तो उसकी रिकवरी के लिए भी सरकार उसके पेंशन में कटौती कर देती है। पेंशन की यह कटौती एडवांस ली गई रकम के बदले ब्याज समेत सरकारी खजाने में जमा होती रहती है। हरियाणा के मामले में रिटायरमेंट के बाद पैसा तो ले लिया गया, लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं हुई और कर्मचारी व अधिकारी पेंशन भी पूरी लेते रहे। अब हरियाणा सरकार उन लोगों से पेंशन की रिकवरी करेगी जिन लोगों ने रकम तो एडवांस ली है लेकिन उन्हें पेंशन भी पूरी मिलती रही। उनकी आगे की पेंशन से हर महीने मोटी किस्त काटकर इसकी भरपाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि बहुतकनीकी संस्थानों और कॉलेजों में शिक्षकों और प्राचार्यों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में स्वीपर के पदों पर भर्ती को लेकर भी जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। विभागों में खाली पदों की लिस्ट बनाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC को भेजी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का कहना था कि सरकार बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। महापुरुषों की जीवनी को विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इस दौरान हिसार विधायक सावित्री जिंदल, नलवा विधायक रणधीर पनिहार, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग सहित अन्य उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों का निरादर किया गया है, पाठ्यक्रमों को बदलकर बाहर का पाठ्यक्रम लाया गया और कुछ चेहरे गढ़कर हमारे बच्चों के दिमागों को खराब करने का काम किया गया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों को वास्तविक इतिहास की घटनाओं से अवगत कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है, जिसके तहत जमीन मालिकों को स्वामित्व कार्ड सौंपे जा रहे हैं। इसकी मदद से अब बैंक लोन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यह एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें जमीन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां डिजिटल माध्यम से स्टोर होती रहती हैं। कुल 3,44,000 गाँव के सर्वेक्षण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से देश भर के 3,17,000 गाँव के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। साल 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। 1,17,000 गाँव के लोगों को उनके कार्ड सौंपे भी जा चुके हैं। इसी क्रम में अब 27 दिसंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 लाख संपत्ति कार्डों को पात्र लोगों को सौंपने का काम करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास संपत्तियां तो होती हैं, लेकिन उनके पास संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं होते, जिस कारण उन्हें बैंक लोन में भी परेशानी आती है। इसलिए अब ऐसे लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके बाद बैंक लोन की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सर्वे कार्य केवल ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र और कृषि भूमि का सर्वेक्षण इसमें शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों श्रेणियों में संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026 तक सर्वेक्षण को पूरा कर लेना है। हरियाणा के नूंह में बुधवार को कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के निवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौधरी उदयभान द्वारा जारी जिला प्रभारियों की जारी लिस्ट को दीपक बाबरिया ने रोका नहीं है, बल्कि उसमें संशोधन करने के लिए समय लिया है। जल्द ही संशोधित लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ राजबब्बर और अध्यक्ष उदयभान भी मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चल रही है कि उदयभान द्वारा जारी की गई जिला प्रभारियों की सूची को दीपक बाबरिया ने रोका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस लिस्ट को संशोधित करने के लिए अपने पास रोका है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जैसे ही आलाकमान से आदेश आएंगे यह भी हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि उनके द्वारा जारी की गई लिस्ट को कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा इसलिए रोका गया है ताकि जिन लोगों ने चुनाव में पार्टी से बगावत कर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस लिस्ट पर विचार किया जा सके। संगठन विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब पार्टी को जो भी नुकसान होना था वह हो चुका है। जैसे ही ऊपर से आदेश आएंगे तो लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। भारतीय रेलवे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी रेलवे की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि रेलवे में जल्द ही बम्पर भर्ती आने वाली है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी बम्पर बहाली करने की तैयारी कर रही है। देश भर के सभी 21 आरआरबी को मिलाकर ग्रुप डी के 32,438 पद सर्जित किए गए हैं। इन्हीं पदों को भरने के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आ सकती है। पटना व मुजफ्फरपुर ने भी रिक्तियां भेज दी हैं। ग्रुप डी का केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को तय किया गया है। आरआरबी के सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हालांकि ज्यादा उम्मीद यही है कि ग्रुप डी में बढ़ोतरी हो जाए। ऐसे में जो भी उम्मीदवार रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होना चाहते हैं वह अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। जल्दी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा।
हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने पर सूबे की जनता का आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी व शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन हम आज सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा का विशेष तौर पर योगदान रहा है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री आरती राव, रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव समेत कई अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कोसली विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ रुपए की कुल 6 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें गांव बोका में 33 केवी सब स्टेशन, धवाना से मंदोला सड़क और बोतवास अहिर में पीएचसी तथा लिलोड में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के भवन का उद्घाटन किया गया है। इसी प्रकार गुगोड़ से तुम्बाहेड़ी तक और मुसेपुर से हालूहेड़ा संपर्क सड़क का शिलान्यास भी किया गया। कोसली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपए, कोसली के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए और स्कूलों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। कोसली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अनिल यादव की ओर से सीएम के सामने हल्के के विकास कार्यों के लिए मांग पत्र भी रखा गया, जिसमें से मुख्यमंत्री द्वारा ढहेणा खंड को मानदंड पूरे होने पर उपमंडल का दर्जा देने, गांव नठेड़ा और सुर्खपुर में पंचायती जमीन उपलब्ध होने पर सब हेल्थ सेंटर का निर्माण और गांव गुडियानी तथा रतनथल में जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। गांव मोतला कला में जलघर का निर्माण करवाया जाएगा। जटसोना में शीघ्रता से कॉलेज का निर्माण, बुरतला डिस्ट्रीब्यूटर का जीर्णोद्धार, गांव भड़ंगी और नया गांव माइनर का पुनर्निर्माण करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई। सीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को सार्थक करते हुए हमारी सरकार समूचे प्रदेश के विकास के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। हरियाणा में रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि दिल्ली के सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू किया गया है, जिसके चलते दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों के रद्द होने से सर्दी के मौसम में रोहतक और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ना राज्य में लग रहा है। बरेली इंटरसिटी को 26 दिसंबर से 16 जनवरी 2025 तक रद्द कर दिया गया है। दिल्ली बठिंडा इंटरसिटी 7 जनवरी से 16 जनवरी तक, तो दिल्ली लुधियाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 से 9 जनवरी तक और इसके बाद 11, 12 व 14, 16 जनवरी को रद्द रहेगी। पठानकोट दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 8, 10, 13 व 15 जनवरी को रद्द रहने वाली है। पठानकोट दिल्ली एक्सप्रेस 7, 9, 11 व 14 जनवरी को रद्द रहेगी। दिल्ली मोगा इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 से 13 जनवरी तक रद्द रहेगी। कालिंदी एक्सप्रेस 14, 16 व 17 जनवरी को रद्द रहने वाली है। ट्रेन नंबर 4454 जींद नई दिल्ली 4089 4090 दिल्ली हिसार व ट्रेन नंबर 4425 को भी 14 से लेकर 16 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार राज्य के 100 दिनों के विकास एजेंडे पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर हर विभाग के मंत्री अपने 100 दिन का एजेंडा प्रदेश के विकास के लिए तय करेंगे। इस अवधि में प्रदेश के गाँव में 1000 ई लाइब्रेरी और 6000 तालाबों का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण, 1000 गाँव की फिरनी पक्का करना और 1000 शमशान घाट के रास्ते को पक्का किया जाएगा। इसके अलावा 1000 गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाने और गलियों को पक्का कराने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर विकसित करेगी। गांव में 12 करोड़ किसान बसते हैं, उन तक प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान निधि पहुंचाने का काम भी किया गया है। प्रदेश के 22 बड़े गांवों को महाग्राम बनाने का काम चल रहा है। इसके तहत गांव में सीवरेज सिस्टम, पार्क और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की तर्ज पर मकान बनाकर विकास के कार्य करवाए जाएंगे। शहरों की तर्ज पर इन गाँवों के लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। दूरसंचार नियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सोमवार को टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। यही नहीं, नियामक ने विशेष रिचार्ज कूपन पर 90 दिनों की सीमा को हटा दिया और इसे 365 दिनों तक बढ़ा दिया। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन विनियम 2024 में कहा कि सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वॉइस यानी कि बातचीत और एसएमएस के लिए देना होगा, जिसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं होगी। यह सामने आया है कि बहुत से वरिष्ठ नागरिकों और घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन रखने वाले परिवारों को अपने मोबाइल फोन के लिए डाटा पैकेज की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की भी अनुमति दी है, मगर उन्हें कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज कूपन भी जारी करना होगा।
उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। आईएमडी ने मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कुछ हिस्सों में ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण मध्य भारत और दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते श्रीनगर में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं श्रीनगर गुलमर्ग से भी ठंडा रहा। यह पारा 0 से 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि श्रीनगर में इस सीजन में अब तक बर्फबारी नहीं हुई है। हिमाचल में बर्फबारी के बाद 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 134 सड़कें बंद कर दी गई हैं। कोकसर में सबसे ज्यादा 5.6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति जिले का ताबो सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान -10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार और शनिवार को शिमला में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बात करें राजस्थान की, तो मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में ओले व बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। एक्टिवा 125 और SP 125 को अपडेट करने के ठीक बाद होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया ने SP 160 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने स्पोर्टी बाइक में OBD टू बिन एनिमेशन नॉर्म्स के अनुसार इंजन में बदलाव किए हैं। बाइक अब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आती है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्यूअल डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बाइक E20 पेट्रोल पर भी दौड़ेगी। बाइक 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसके सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 1,21,951 रुपए है और ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट की कीमत 1,27,956 रुपए है। दोनों कीमतें एक शोरूम है। अपडेटेड मोटरसाइकिल अब देश भर में HMSI डीलरशिप पर बिक्री के लिए अवेलेबल है। 160 सीसी सेगमेंट में ये बाइक बजाज की यामा FZ, बजाज पल्सर P150, सुजुकी जिक्सर और TVS अपाचे RTR 160 2V को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 4.2 इंच का नया TFT डिस्प्ले दिया गया है। यह सिस्टम होंडा रोड सिंक ऐप के साथ कंपेटेबल है, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट और म्यूजिक प्लेबैक जैसे फीचर्स मिलते हैं। फ्यूल टैंक 12 लीटर का है। बाइक में USB Type-C चार्जिंग स्पॉट भी मिलता है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स बिना किसी बदलाव के 78,472 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में 22 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,750 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में गिरावट और 15 में ही तेजी देखने को मिली। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिली। वहीं एक शेयर फ्लैट बंद हुआ। IT और FMCG शेयर्स में गिरावट रही। वहीं ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए पहुंच गया है। चांदी का भाव भी 389 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए पहुंच गए हैं। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,160 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,610 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।